साथियों, जैसा आपको पता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी शपथ ले चुके हैं और सभी मंत्रियों को अपना अपना विभाग भी मिल गया है इस बार। क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोलिएशन गवर्नमेंट है, तो लोगों को बहुत ज्यादा निगाहें थी कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, किसको क्या प्रभार मिलेगा और कौन किस मंत्रालय को संभालेगा। क्योंकि यहाँ पर गठबंधन सहयोगियों की भूमिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो कोलिएशन गवर्नमेंट के ऊपर मेरा वीडियो है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं कि शासन व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद, वो कैसी होती है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में पहले बात करेंगे, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों से बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप बाकी रेफरेंस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। फिर उसके बाद आता है राज्य मंत्री, और सबसे नीचे होता है उप मंत्री, जो अभी नहीं बनाए जाते हैं। तो ये मंत्रियों की कैटेगरी होती है। आप लोग, क्योंकि जब आप लोगों ने मंत्रिमंडल का बंटवारा देखा होगा मंत्रिपरिषद का, देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल, तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, और अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद, तो इसका मतलब कुछ और होता है। मैं अभी आगे आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब आप लोगों का जब बंटवारा हुआ होगा विभागों का, और आप लोगों ने सूची देखी होगी कि प्रधानमंत्री ने किसको क्या मंत्रालय दिया, क्या विभाग दिया है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मंत्रिमंडल भी कह रहे हैं, मंत्रिपरिषद भी कह रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, इस तरीके से। तो ये सारी कैटेगरी हैं, श्रेणियां हैं मंत्रियों की। हम एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, और पूरा एक सिस्टम जो होता है, कैसे एक सिस्टम चलता है, सरकार कैसे चलती है, उसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए दोस्तों, आज के अध्याय में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, जो भी सत्ता पक्ष में जो भी नेता चुना जाता है संसदीय दल का, वो हमारा प्रधानमंत्री होता है देश का। यानी लोकसभा का जो नेता चुना जाता है सदन का, वही देश का प्रधानमंत्री होता है। ये पार्टी या गठबंधन जो भी है वो तय करेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, लेकिन इन्होंने क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी नेता चुना है, तो वो प्रधानमंत्री होंगे। तो एक चीज तो ये हो गई कि सबसे पहले हो गया प्रधानमंत्री। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पावरफुल हैं वो प्रधानमंत्री ही है। जो प्रधानमंत्री हैं वो मिनिस्टर्स में से कोई नहीं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको एक वीडियो में, कि प्रधानमंत्री जो है वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है, चंद्रमा के समान। सारा मंत्रिमंडल, सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार का जो विजन होता है, ये सारी चीजें उनके ही आसपास घूमती हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, भारत और अमेरिका के मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। देखिए, हम अमेरिका के जो मंत्री होते हैं उनको भी मंत्री बोल देते हैं, जबकि वो मंत्री नहीं, वो सचिव होते हैं। वहां पर मिनिस्टर नहीं होता, वहां पे सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इस तरीके से। और वहां पर जो है राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था है। आगे कभी हम चर्चा करेंगे शासन व्यवस्थाओं के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो वहां की जो शासन व्यवस्था है, वहां पर राष्ट्रपति चीफ है, और बाकी उसके जो जिनको हम मंत्री कहते भी हैं और हम समझते भी हैं कि ये मंत्री हैं, वो मंत्री ना होकर के सचिव होते हैं, जो उसके अधीन काम करते हैं। लेकिन भारत में जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है, सारे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान तो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो है और मंत्रिपरिषद जो है वो उनके सहयोगी के तौर पे काम करते हैं, उनके अधीनस्थ नहीं, उनके अधीन काम नहीं।
ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री जी का रुतबा अपना रुतबा है, मैंने बताया, जैसे आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ पर अधीनस्थ वाली बात नहीं है, सहयोगियों वाली बात है, यहाँ पर सहयोगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया है अभी। और प्रधानमंत्री जी हो गए, उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किसको सौंपते हैं, किसको वो मंत्री बनाएंगे। वो उस व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं जो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य ना हो। अभी जो वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, इसमें कुछ लोग ऐसे उनको आगे 6 महीने में किसी एक सदन की सदस्यता उनको लेनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा की, तभी वो मंत्री पद पर बने रह सकते। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसके बाद जो मैंने आपको कैटेगरी बताई कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो ये सब भी प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको किस पद पर रखते हैं, किसको कौन सा मंत्रालय देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की सहायता के लिए उनका प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे काम करता है, वहां उसमें कौन कौन शामिल है और वो कैसे कार्य। उसके बाद जो है सबसे पहले जो मंत्रियों की श्रेणी आती है वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, तो उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, यानी मंत्रिमंडल का जो मिनिस्टर होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बता ही देता हूँ कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा सा अंतर है। जब हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद से मतलब होता है सरकार के, प्रधानमंत्री जी के साथ सरकार के जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी और राज्य मंत्री भी, ये सब उसमें, और उप मंत्री अगर कोई है तो वो, और संसदीय सचिव अगर किसी को बना दिया तो वो भी, ये सारे मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, तो ये संख्या घट करके बहुत कम हो जाती है और सिर्फ जिन मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है उन्हीं मंत्रियों को मिला करके एक मंत्रिमंडल बनता है। यानी कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे सिर्फ वही होंगे। तो अगर आप आगे कभी सुने कि मंत्री परिषद की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री जी ने, तो वहां पर सब मंत्री शामिल होंगे, जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, सब शामिल होंगे। अगर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो इसमें सिर्फ वही मंत्री शामिल होंगे जिनको कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें सब में कैबिनेट मिनिस्टर होते। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया। तो जो मुख्य मुख्य बहुत ही खास विभाग होते हैं, मुख्य मुख्य विभाग होते हैं, वहां पर जो मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस तरीके के और भी कई सारे विभाग होते हैं। वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर उनके नीचे उनकी सहायता के लिए जो है राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अब ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई। फिर जो कुछ मध्यम स्तर के मंत्रालय होते हैं, जहां पर ये होता है कि भाई यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, उससे दूसरे स्तर का जो मिनिस्टर होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो वहां पर क्या होता है कि उनको वहां पर बना दिया जाता है कि राज्य मंत्री आपको बना दिया गया स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार से यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि
वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, यानी उस मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं होगा। जिसको चार्ज दिया गया है स्वतंत्र प्रभार का, वही उस मंत्रालय का मुखिया होगा, और वो भी सीधे प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करेगा। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो वो उसमें भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री होते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए इन मंत्रियों की जरूरत होती है, उनको बनाया जाता है। और एक पूरा फार्मूला है कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 71 या 72 मंत्रियों ने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। तो 71 या 72 मंत्री हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है शायद 15%, दोनों सदनों का 15%, यानी जितने सांसद आपके दोनों सदनों में, दोनों सदनों के कुल सांसद, पार्टी से यहाँ मतलब नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के कुल सांसद का 15% आप मंत्री बना सकते हैं। तो अभी मोदी जी चाहेंगे तो आगे भी और मंत्री बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से मंत्रिमंडल की संरचना होती है। मंत्रिमंडल का पूरा एक मंत्री परिषद की संरचना होती है, सॉरी, और ये पूरा एक खाका तैयार होता है, और इस तरीके से ये लोग काम। उसके बाद एक आगे टर्म आती है उप मंत्री की। तो उप मंत्री बहुत पहले हुआ करता था, अब उप मंत्री जैसा पद किसी को नहीं दिया जाता है। तीन ही कैटेगरी में पद बांटे जाते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में ये आ गया होगा कि जो अखबारों में या आपने जहां भी पढ़ा होगा, देखा होगा, ये लिखा होगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इसका मतलब क्या हुआ, और राज्य मंत्री का मतलब क्या है। और पीएमओ के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका। तो इस तरीके से देश की एक शासन व्यवस्था तैयार होती है और वो काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि कैबिनेट जो है, प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट है, उसकी कुछ समितियां होती हैं कुछ अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो वहां पर जो है फिर उनकी बैठक होती है। जैसे इस बार गठबंधन की सरकार थी, तो ये इस बात की बहुत चर्चा चल रही थी कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ये आपका जो है विदेश मंत्रालय जो है, ये क्या मोदी जी किसी गठबंधन सहयोगी को देंगे? तो उन्होंने नहीं दिया है, और मंत्री भी नहीं बदले हैं। जो पिछली बार थे वही इस बार भी है। इन लोगों को मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण एक कैबिनेट की समिति होती है, जो गृह, रक्षा, वित्त, इन मुद्दों पर जो है चर्चा करती है, जो कोई बात। इसके साथ में एक चीज आपको और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आप लोगों के लिए। भारत में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि उप प्रधानमंत्री का कोई पद है। अब आप कहोगे कि सबको प्रधानमंत्री का पद नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी तो प्रधानमंत्री थे देश के। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये भी जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अगर वो चाहें तो किसी को उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, नहीं तो जब भी प्रधानमंत्री जी देश से बाहर जाते हैं, और या जब भी अनुपस्थिति होती है प्रधानमंत्री जी की, तो वहां पर यह होता है कि वो सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कि नंबर 2 की पोजीशन जिसकी होती है, उनको वो नियुक्त करके जाते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में ये कार्य देखेंगे। बाकी ये होता है कि ये कैबिनेट की, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि समिति होती है, वो समिति पूरा कार्य देखती है। जब प्रधानमंत्री जी बाहर होते हैं, विदेश में होते हैं, या बाहर होते हैं, देश में नहीं होते हैं, या किसी वजह से वो छुट्टी ले लें। मोदी जी ने तो कोई छुट्टी ली नहीं 10 साल में, उम्मीद है अगले 5 साल भी नहीं लेंगे। तो लेकिन जब इस तरीके की चीज आती है, तो वहां पर ये होता है कि जैसे कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं, जब पहली बार भाजपा की अभी सरकार बनी थी, इससे पहले अभी तीसरी बार बनी है, तो जब पहली बार बनी
उसमें ये काफी तो मुद्दा था कि नंबर 2 मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है या गृह मंत्री है, अमित शाह है, इनमें से कौन होगा। तो ऐसा कई मौकों पर हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी देश से बाहर गए हैं तो वो राजनाथ सिंह जी को जो कि रक्षा मंत्री थे उनको नॉमिनेट करके गए हैं कि मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई बात होती है तो एज अ प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है राजनाथ सिंह जी निर्णय लेंगे और कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। तो ये चीज होती है। बाकी जो एक समिति होती है, मैंने भी बताया ना आपको, रक्षा, वित्त और इन सबको विभागों के मिनिस्टर्स को मिलाकर के जो समिति होती है वो फैसले करती है, वो फैसले लेती है। लेकिन अब इमीडिएट कोई फैसला लेना पड़ जाए तो वो जिसको नॉमिनेट कर जाते हैं वो ले सकता है, जिसको हम ये कहते हैं कि जी नंबर 2 की पोजीशन है। और ज्यादातर यही होता है कि प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरे नंबर पर शपथ लेता है मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसको हम इसी उससे देख के चलते हैं नजरिए से कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान इनका। तो होता भी यही है कि उनको वो जो है सौंप के जाते हैं। तो ये कई बार राजनाथ सिंह जी का मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी बाहर गए हैं तो वो सोच उनको सौंप के गए हैं कि अगर देश में कोई बात होती है तो आप जो है कैबिनेट की अध्यक्षता आप करें। तो यहीं पर ये मैंने बताया जैसे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, अगर वो चाहे तो मान लीजिए राजनाथ जी को उप प्रधानमंत्री भी बना दें, परमानेंट ही घोषित कर दें कि आप उप प्रधानमंत्री हो, मेरी अनुपस्थिति में आप ही रहोगे। लेकिन ये उनका विशेषाधिकार है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर उप प्रधानमंत्री ही बना देते हैं तो भी उनका दर्जा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का ही रहेगा, और जो पोजीशन होती है कैबिनेट में या मंत्रिपरिषद में वो नंबर 2 की ही पोजीशन उनकी रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस वही है, अडवाणी जी की तरह अटल जी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो ये पूरा एक खाका है, ढांचा है, एक पूरी शासन व्यवस्था का कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, उनकी कैबिनेट कैसे काम करती है और ये किस तरीके का पूरा उनका ढांचा होता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वहां पर प्रधानमंत्री जी का ही सब कुछ उनका होता है, स्टाफ अपना होता है। उसमें भी काफी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये हमारा वीडियो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के ऊपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अब समझ में जरूर आ गई होगी कि आखिर ये मंत्रियों का कैसे होता है, कैसे क्या क्या कैटेगरी होती हैं, कैसे कैसे बंटवारा होता है। और शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो प्रधानमंत्री कोई होता ही नहीं है। अब आज को पता चल गया होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी बेमतलब में वो प्रधानमंत्री बने घूम रहे हैं, जब देश में पद ही नहीं है तो आप उसको बनाने ना बनाने का क्या मतलब बनता है। तो इस तरीके की चीजें, और जब प्रधानमंत्री देश में नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में कौन काम करता है। तो ये सब चीजें आपको शायद समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, बिना टेक्निकल पॉइंट पे जाए हुए आसान शब्दों में, भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।